और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, जिसे आप जानते हैं बिग एंड बोल्ड के नाम से। आपसे ताल्लुक रखती हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में आपके सामने होगी। सबसे पहले देखिए बिग एंड बोल्ड आउटस्टैंडिंग खबरें कौन कौन सी रही। साजिश का खाका, क्या पाकिस्तान में बैठा है आका? उस ISIS के डॉक्टर की टेरर लैब जिसमें तैयार किया जा रहा था महाराष्ट्र को दहलाने वाला स्पेशल बॉम्ब। पूरी खबर आपको बताऊंगा। बात हरियाणा के नूह की भी होगी, जहां से निकली नफरत की आग कई इलाकों में फैल गई है। लेकिन सवाल यह है कि नूह फाइल्स का डायरेक्टर है कौन? और 24 की तैयारी में जुटे पीएम मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? रक्षाबंधन पर जीत की डोर किसे बांधेंगे एनडीए सांसद? ये भी आपको बताएंगे। और साथ में जापान की वो कौन सी तैयारी है जिससे मचा है चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक में बवाल हड़कंप, वो पूरी खबर भी आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले ये पहली खबर महाराष्ट्र से बिग एंड बोल्ड स्टोरी। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकियों की मुंबई बम धमाकों जैसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने पुणे में आतंकियों की स्पेशल बॉम्ब बनाने वाली लैब पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने पिछले दिनों 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें डॉक्टर अदनान अली और जुल्फिकार अली शामिल हैं। जुल्फिकार अली ही उनका हैंडलर और मेन बॉस बताया जा रहा है। जुल्फिकार से ही पूछताछ के बाद पुणे की इस बॉम्ब फैक्ट्री पर छापा मारा गया। एटीएस को शक है कि पकड़ा गया डॉक्टर अदनान अली लैब में आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। जानकारी के मुताबिक ISIS और आतंकी संगठन अल सूफा एक साथ मिलकर महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में बड़े आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। इसमें जुल्फिकार अली ही ISIS और अल सूफा आतंकी संगठन के बीच की कड़ी है, और वही अल सूफा संगठन के आरोपियों को फंडिंग पहुंचा रहा था। और अब आपको बताते हैं, जिस लैब में डॉक्टर स्पेशल बॉम्ब तैयार कर रहा था, उस लैब में साजिश का कौन कौन सा सामान मिला है। वहां से केमिकल पाउडर मिला है, वहां से चारकोल, थर्मामीटर, ड्रॉपर, सोल्डरिंग गन, मल्टीमीटर, बल्ब, बैटरी, अलार्म घड़ी जैसे वो तमाम सामान मिले हैं जिससे टाइम बॉम्ब बनाया जा सकता है। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश से खबर। विदिशा में एक हिंदू परिवार अपना घर बेचने के लिए मजबूर है और घर की दीवार पर लिख दिया गया है मकान बिकाऊ है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की बच्ची को मोहल्ले में रहने वाला आमिर लगातार परेशान कर रहा था। ऐसे में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद से परिवार को जान का खतरा सता रहा है। परिवार के मुखिया भगवान सिंह का कहना है कि वो मुस्लिम मोहल्ले में अकेले रहते हैं और आमिर की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार पर कभी भी हमला हो सकता है। ऐसे में वो मकान बेचकर इलाका छोड़ना चाहते हैं। और हरियाणा के नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम, पलवल समेत कई इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं आज हिंसा के विरोध में देश के कई इलाकों में रैलियां निकाली गई। ये रिपोर्ट देखिए। नूह में हुई हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया। इसका असर जम्मू से लेकर MP, UP तक देखने को मिला। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बदरपुर बॉर्डर जाम कर दिया। उधर यूपी के संभल, सहारनपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा के विरोध में हुए प्रदर्शन और रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। हालांकि सुप्रीम अदालत ने रैली प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन यूपी, हरियाणा, दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी हाल में हिंसा न हो, हेट स्पीच पर रोक लगे, संवेदनशील जगहों पर CCTV का इस्तेमाल हो, जहां जरूरी हो वहां वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और फुटेज भी सुरक्षित रखी जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त फोर्स लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं शांति बहाली के लिए नूह समेत गुरुग्राम और पानीपत में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि नूह हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है। मामले में 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 90 लोग डिटेन्ड हैं। उन्होंने बताया कि शांति बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां आ चुकी हैं, जबकि 4 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की गई है। और इसी से संबंधित बिग एंड बोल्ड स्पेशल आज शाम 7:28 पर आप देखने वाले हैं। यहां आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड स्पेशल FIR पर FIR। मास्टरमाइंड कहां है, इसलिए 7:30 बजे तैयार रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ ये रिपोर्ट देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आगे आपको ले चलता हूं इस खबर की तरफ। यह खबर देखिए जरा, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है खबर। टाइम्स नाउ नवभारत को ज्ञानवापी से जुड़ा बहुत बड़ा सबूत मिला है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की किताब में आदि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने का उल्लेख है। किताब में बताया गया है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। साल 1986 में छपी इस सरकारी किताब में, ध्यान दीजिएगा, सरकारी किताब में औरंगजेब की क्रूरता की कहानी भी है। हिंदू पक्ष ने किताब के अंश को कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया है।
और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर ज्योति मौर्य के अपडेट वाली। पति से विवाद और अफेयर की चर्चा से सुर्खियों में आई एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रयागराज के कमिश्नर ने जांच के लिए कमेटी गठन की और जांच का फैसला किया गया है। रक्षाबंधन पर जीत की डोर किसे बांधेंगे एनडीए के सांसद? पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन उससे पहले आज की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में। बिग एंड बोल्ड क्विक टिक्स। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज से रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई के पहले दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। गुरुवार को भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। बिहार के कटिहार में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने महिला और उसके बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। ये वारदात बलिया बेलौन थाना के शीहपुर गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स पर युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच 3000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में जूनियर महिला डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला के पति ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाला से 36 घंटों तक काम कराया जाता था। इतना ही नहीं, गांधी मेडिकल कॉलेज की 3 डॉक्टर उसे कामचोर कहती थी। इसी से तंग आकर उसने जान दे दी। मुंबई पुलिस ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बाइक रेसिंग करते हुए सलमान खान और अशफाक इकबाल शेख नाम के 2 राइडर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इनकी बाइक की जांच की तो पता चला कि गाड़ी चोरी की है। इसके बाद पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की तो मौके से चोरी की 4 बाइक और 11 मोबाइल फोन मिले। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड से चक्की मोड़ के पास 50 मीटर रोड गायब हो गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स की तरफ। पहली खबर, पार्लियामेंट से लोकसभा की कार्रवाई आज भी मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गई। सदन में चल रहे हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली सेवा विधेयक पर अब कल चर्चा हो सकती है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही एक भी दिन ठीक से न चलने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों से नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला कल उस वक्त नाराज हो गए थे जब विपक्षी दलों के सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए वेल तक पहुंच गए थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी से दोनों ही पक्षों को अवगत भी करा दिया था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और पिछले 12 दिनों में प्रोडक्टिविटी महज 16% रही है। इस दौरान सिर्फ 5 बिल पास हुए। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ यह अपडेट आप देखिए। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति से बगैर देरी के मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही मणिपुर के हालात की जानकारी भी दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वो प्रधानमंत्री पर मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर तत्काल संसद को संबोधित करने को लेकर दबाव डालें। और अगली खबर यह कि विपक्ष के विरोध के बावजूद कल शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया, तो वहीं अब अजीत पवार ने भी खुले दिल से पीएम मोदी की तारीफ की है। साथ ही शरद पवार से दूरियों को भी नकार दिया है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में क्या है पॉलिटिकल कंफ्यूजन और कैसे बदल रहे हैं सियासी समीकरण, ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भले ही अपने चाचा शरद पवार से सियासी तौर पर अलग हो गए हों, सार्वजनिक कार्यक्रम में नजरें मिलाने से भी बच रहे हों, लेकिन पीठ पीछे न तो जुबानी वार कर रहे हैं और न ही कोई पैंतरेबाजी। अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया कि मैं और चाचा शरद पवार एकजुट हैं और हम परिवार के तौर पर एक साथ हैं। हमारा राजनीतिक मत अलग हो सकता है, लेकिन परिवार के बीच चर्चा दूसरी बात है। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, एनसीपी के दोनों गुट के नेता भी न सिर्फ एक दूसरे पर तीखे वार करने से बच रहे हैं, बल्कि विधानसभा में दोनों गुट के नेताओं को गले मिलते तक देखा गया। सियासी जानकारों का मानना है कि भले ही अजीत पवार अपने चाचा को साधने में लगे हों, लेकिन एनडीए का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। अजीत पवार ने एक तरफ जहां रिश्तों में जमी धूल को झाड़ा, तो वहीं पीएम मोदी का गुणगान करते हुए बैलेंस बनाए रखा। अजीत पवार ने कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों की तुलना पीएम मोदी से कर डाली। उन्होंने कहा, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही इमेज है। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जैसा सम्मान इंदिरा गांधी को भी मिलता था जब वो दूसरे देशों का दौरा करती थी।
और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले यहां की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। एक दिन पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक नन्हेलाल के बेटे रामकृष्ण पटेल को पार्टी में शामिल किया, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। दरअसल 2017 में रामकृष्ण पटेल को सेक्स रैकेट के एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इतने गंभीर मामले में सजा पाए व्यक्ति के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी भी अपराधी को लाओ, उसके अपराध धुल जाते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अमेरिका जापान की बैलिस्टिक तैयारी, किम और जिनपिंग दोनों पर भारी। ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक अपडेट। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए सांसदों की दूसरी बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं। 31 जुलाई से पीएम मोदी अलग अलग समूहों में एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक 10 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिलने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के एनडीए सांसदों के साथ हुई मीटिंग में ये बातें कही। मीटिंग में पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक बैन करने के फैसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को काफी राहत मिली है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में मीटिंग हुई। इस बैठक में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत प्रदेश कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेता मौजूद रहे। औरंगजेब को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल हो गया। बीजेपी विधायक नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में नीतीश राणे ने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। नीतीश राणे की समाजवादी पार्टी के एक और विधायक रईस शेख के साथ जमकर बहस भी हुई। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुढ़ा ने दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग है। साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार का भी जिक्र है। गुढ़ा ने कहा कि वो सरकार को नहीं बल्कि सरकार उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। और बिग एंड बोल्ड में अब ट्रेंडिंग खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं, और इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। भारत में आमतौर पर मानसून का सीजन 2 जून से 30 सितंबर के बीच होता है, और जुलाई के आखिर तक उसने अपना आधा सफर तय भी कर लिया है। जुलाई तक पूरे देश में 5% से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन देश के 9 राज्य, आप ठीक सुन रहे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो अब भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और केरल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एल नीनो की वजह से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी सक्रिय नहीं हैं जितनी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं सक्रिय हैं। इसी वजह से देश के 9 राज्यों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। और क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आपने जो दवा ली है वो असली है या नहीं है, कहीं नकली तो नहीं? और अगर ऐसा है तो अब आपको इस तरह के डर से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? बिग एंड बोल्ड में ये भी देख लीजिए। नकली दवाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने अब कई दवाइयों पर क्यूआर कोड और स्कैनर लगाना अनिवार्य कर दिया है। फार्मा कंपनियों को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है। 300 दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना जरूरी कर दिया गया है। क्यूआर से दवा की पूरी जानकारी उसको स्कैन करते ही मिल जाएगी। इस कदम से नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगेगी। क्यूआर स्कैन से दवा के सॉल्ट की डिटेल मिल जाएगी। ब्रांड और निर्माता का नाम और पूरा पता आप देख पाएंगे। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसमें आपको पता चल जाएगी। और अगर कोई डेट बदलकर एक्सपायरी डेट की दवा बेचेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। एक्सपायरी डेट, निर्माता का लाइसेंस नंबर भी क्यूआर कोड से पता चल जाएगा। और अब अगली खबर YouTube से जुड़ी हुई। बिग एंड बोल्ड YouTube बहुत जल्द एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल लॉन्च करने जा रहा है। इस टूल के लॉन्च होने से किसी भी यूजर को अपने मनपसंद वीडियो को खोजने में आसानी होगी। अभी तक अगर आपको कोई वीडियो देखना होता है तो आप सर्च बॉक्स में उससे जुड़ा कीवर्ड डालते हैं और फिर जितने वीडियो सामने आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप तय करते हैं कौन सा वीडियो देखना है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च होने के बाद यूजर को किसी भी वीडियो का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा। वीडियो किस बारे में है और यूजर इस वीडियो में क्या देखना चाहता है, इसका फैसला फौरन ले सकता है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है और टेस्ट कामयाब रहने पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब आपको एआई की जादुई सर्जरी का कमाल दिखाते हैं। एआई को लेकर आप लगातार ये सुन रहे हैं कि ये मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन देखिए इसके जो पॉजिटिव हैं, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उनको भी देखिए। दुनिया में पहली बार एआई की मदद से लकवे का सफल इलाज किया गया। अमेरिका में लकवाग्रस्त शख्स को सर्जरी के बाद नया जीवन मिला है। मशीन लर्निंग पर आधारित यह सर्जरी करीब 15 घंटे तक चली।
माइक्रो इलेक्ट्रोड इम्प्लांट की मदद से इस शख्स के ब्रेन से कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। ऑपरेशन के दौरान मरीज डॉक्टर से बात भी करता रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में एआई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। और अगली खबर यह कि मेटा ने कनाडा में, मतलब फेसबुक ने कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम में किसी भी मीडिया हाउस की न्यूज की शेयरिंग ब्लॉक कर दी है। मतलब यह कि कनाडा में कोई भी यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरें नहीं पढ़ पाएंगे। दरअसल कनाडा की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके विरोध में मेटा ने यह फैसला लिया। इस कानून में यह है कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कोई न्यूज शेयर की गई तो मेटा को उस मीडिया हाउस को पैसे देने होंगे जिसकी वो न्यूज है। मेटा की दलील यह है कि खबरों को शेयर करने से मीडिया हाउस को फायदा होता है और उसकी काफी लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसे में अलग से पैसे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कनाडा की सरकार नहीं मान रही तो मेटा ने न्यूज शेयरिंग पर ही रोक लगा दी। और अब यह भी देख लीजिए कि पिछले हफ्ते कर्नाटक के दावणगेरे के एक कॉलेज के प्रेमी जोड़े ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके आपत्तिजनक वीडियो को किसी शख्स ने पहले शूट किया और फिर वायरल कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आपकी जानकारी के बगैर अगर कोई आपकी फोटो लेता है या वीडियो लेता है तो उसको क्या ऐसा करने का अधिकार है, और नहीं तो उसके ऊपर दंड के क्या क्या प्रावधान लागू होते हैं। वीडियो अगर लिया जाए और वायरल किया जाए, बगैर परमिशन के वीडियो लिया जाए तो 3 साल तक की कैद हो सकती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने पर क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। पीड़ित अगर महिला है तो राष्ट्रीय महिला आयोग को भी अप्रोच कर सकती है। दरअसल वीडियो वायरल करने का मतलब यह है कि राइट टू प्राइवेसी में दखल है, इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और यह कानून की निगाह में अपराध है। आप ये भी जानते हैं कि जो आईटी एक्ट 2000 है उसकी धारा 67 और 66 इसी बारे में प्रोविजन करती है, जिसमें किसी की परमिशन के बगैर उसकी तस्वीरें और उसके वीडियो नहीं लिए जा सकते हैं। और आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 भी इसी बारे में डील करती है, जिसमें डिफेमेशन के केस से डील करने का प्रावधान। और आगे अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड में किसानों के लिए अगली अहम खबर है। अगर आप किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं तो ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखें। 27 जुलाई को राजस्थान में सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। इस दौरान देश भर के करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। लेकिन कई किसान इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लाभार्थी सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, जिसके चलते उनके खाते में किस्त के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाएं। चेक करें कहीं आधार और बैंक अकाउंट में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं। इसके बाद भी परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबरों 155-261, 1800-115526 या 011-233-81092 पर कॉल करें या pm-kisan-ict@gov.in पर संपर्क करें। इस वेबसाइट पर आपको किस्त न आने की वजह बताई जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यहां पर यह सूचना बहुत ध्यान से देख लीजिए। आईबीपीएस ने लॉ ऑफिसर का पद निकाला है। ग्रेजुएट जो लॉ में है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं IBPS.in पर। आखिरी तारीख 21 अगस्त है इसके लिए। अगला दिखाइए, अगला जो मौका है वो है ये है बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पद, माफ कीजिए, लॉ ऑफिसर का ये एग्जामिनर के लिए पद है यहां पर। और ipindia.gov.in पर आखिरी तारीख इसके लिए 4 अगस्त है। और अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की प्रिंसिपल का पद है। आवेदन emrs.tribal.gov.in पर कर सकते हैं 18 अगस्त के पहले। और अब बहुत जल्दी से बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स। शेयर बाजार में आज बर्बादी का बुधवार रहा। कारोबार के वक्त सेंसेक्स 1000 अंक तक गिर गया। बीएसई सेंसेक्स 677 पॉइंट गिरकर 65,783 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 207 अंक गिरकर 19,527 पर बंद हुआ। वहीं सर्राफा बाजार में मंगलवार की तुलना में चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई, जबकि सोना प्रति 10 ग्राम 5 रुपए की बढ़त के साथ खुला। जुलाई में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का कलेक्शन 1,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही जीएसटी कलेक्शन 5वीं बार 1,60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। कलेक्शन में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिल्ली की रही, जबकि महाराष्ट्र 26,064 करोड़ रुपए के साथ जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 रहा। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। नितिन का शव मुंबई के पास करजत इलाके में उन्हीं के स्टूडियो में रस्सी से लटका हुआ मिला। देवदास, जोधा अकबर, लगान समेत कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए बेहतरीन सेट बनाने वाले नितिन पिछले कई दिनों से आर्थिक तंगी की वजह से परेशान थे। रायगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कनाडा में बिकने वाली हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी। कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए नियमों के तहत सिगरेट पर लिखा होगा कि सिगरेट नपुंसकता और कैंसर का कारण बनती है।
इसके साथ हर कश में जहर की चेतावनी भी लिखी होगी। सरकार का दावा है कि इस नई पहल के बाद देश में धूम्रपान करने वालों की तादाद में और कमी आएगी। और आगे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आप देखने वाले हैं नूह पर स्पेशल एफआईआर की ऑन ग्राउंड पड़ताल। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए। हरियाणा में हिंसा की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस हिंसा को लेकर देश भर में सियासत आई। पूरे मामले में हरियाणा पुलिस ने 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। 50 से ज्यादा लोग डिटेन किए गए हैं। इन सब से पूछताछ हो रही है, लेकिन दंगा कैसे भड़का, इस सवाल का जवाब अब भी तलाशा ही जा रहा है। मास्टरमाइंड की तलाश चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस दंगे को तमाम तरह के दावों के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। दंगों पर सबका अपना नैरेटिव है, लेकिन सवाल सच का है। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा ने 41 एफआईआर दर्ज की हैं। हमने सच की तलाश में इन सभी एफआईआर का पोस्टमार्टम किया, एक एक डिटेल चेक की। हम आपको सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि एफआईआर में दर्ज हर डिटेल बताएंगे, क्योंकि इसी डिटेल से हरियाणा हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट डिकोड होगी। लेकिन उससे पहले नूह हिंसा के 48 घंटे बाद हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट की शुरुआत उसके साथ। हिंसा के करीब 48 घंटे बाद नूह में अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन सुनसान सड़कें और अधजली दुकानें अब भी हिंसा के तांडव की गवाही दे रही हैं। अब भी हिंसा के निशान सड़कों पर साफ नजर आ रहे हैं। लोगों के दिल में दहशत अब भी महसूस की जा सकती है। हालांकि आज सुबह कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील मिली, दुकानें खुली, लोगों ने जरूरत का सामान खरीदा। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है, ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें। और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। लेकिन अनहोनी की आशंका अभी बनी हुई है। करंट सिचुएशन ये कि नूह में हैवी पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अब चप्पे चप्पे पे सतर्क नजर आ रही है। ना सिर्फ जमीन पर जगह जगह पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, बल्कि आसमान पे भी ड्रोन की नजर से देखा जा रहा है कि उन छतों को वेरीफाई किया जा रहा है जहां से पथराव हुआ था, जिन इलाकों में आगजनी हुई थी, छतों से पत्थर फेंके गए थे, उन जगहों को वेरीफाई किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब ड्रोन की मदद से भी नूह में जगह जगह पर निगाह रखी जा रही है। और ऐसी अब शक्ति पूरे मेवात में नजर आ रही है। पुलिस की जो अलग अलग जो कंपनियां यहाँ पर आई हैं, भारी फोर्सेज आई हैं, उनको आप जगह जगह पे देख सकते हैं। अगर बात करें केंद्रीय बलों की, तो करीब 20 कंपनियां केंद्रीय बलों की भी यहाँ पे तैनात की गई हैं। और अब यहाँ पर कर्फ्यू में भी धीरे धीरे ढिलाई बढ़ती जा रही है। 2 घंटे के लिए आज कर्फ्यू खोला गया है। उसके बाद आज रात के बाद की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि आज रात देर रात तक यहाँ पर कर्फ्यू है, धारा 144 लागू है, और साथ ही जो इंटरनेट है उसकी भी पाबंदी है। लेकिन अब यहाँ पर आपको शक्ति देखने को मिल रही है। और ड्रोन से रेजिडेंस एरियाज जो है, और खासकर मेन रोड के पास के जो रेजिडेंट है, जहाँ से पथराव हुआ था मेन सड़क पर, उस पर निगाह रखी जा रही है। सवाल अब भी ये, हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? सोच समझकर साजिश तो किसकी थी माचिस? हरियाणा की हिंसा संयोग या प्रयोग? साजिश की थ्योरी पर हिंदू पक्ष का अपना दावा है और मुस्लिम पक्ष का अपना। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच का जिम्मा पुलिस पर है। पुलिस जांच से ही इस हिंसा की स्क्रिप्ट डिकोड होगी, मास्टरमाइंड का खुलासा होगा और पूरा सच सामने आएगा। पुलिस की जांच उन 41 एफआईआर पर टिकी है जो अब तक नूह हिंसा मामले में दर्ज हो चुकी हैं। अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नूह हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 150 गाड़ियां फूके जाने की बात कही गई। इसके अलावा जो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई, इन एफआईआर से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे पहले बात उस एफआईआर की जिस एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद दंगाइयों की टेंशन बढ़ गई है। ये एफआईआर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने दर्ज करवाई है। हिंसा के दौरान पंकज ग्राउंड पर थे, उनकी ड्यूटी अडबर चौक पर थी। इसी दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। देखिए इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा है। तावड़ू की तरफ से करीब 600 से 700
उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ जो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी, वो चौक पर तैनात पुलिस बल की तरफ पथराव कर रहे थे, जो 600 से 700 उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ द्वारा लगातार पुलिस पर पथराव किया जा रहा था। आगे इसी एफआईआर में कहा गया कि पुलिस ने उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने बात नहीं मानी। उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव और फायरिंग जारी रखी। इसी दौरान कुछ असामाजिक लोगों द्वारा की गई फायरिंग में से एक गोली निरीक्षक अनिल कुमार के पेट में लगी, जिससे वो घायल हो गए। इसी गोलीबारी में हरियाणा पुलिस के एक और जवान एएसआई जगबीर के घायल होने की बात भी कही गई। इस एफआईआर में सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये कि दंगाइयों ने जानबूझकर पुलिस को अपने टारगेट पर लिया। एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमला अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह की एफआईआर को अगर पॉइंट्स में समझे तो वो ये कि मजहबी नारों के साथ पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस को जानबूझकर टारगेट किया गया, दंगाइयों ने सोच समझकर पुलिस पर पथराव किया, साजिश के तहत पुलिस पर फायरिंग हुई और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि प्री प्लान तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। हरियाणा के नूह में जो हिंसा की आग भड़की, उसकी एक एक डिटेल पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। हिंसा की आग कैसे भड़की, हिंसा का रूट क्या है, पहला पत्थर किसने चलाया, पहली गोली किसने चलाई, हर डिटेल, दंगे की पूरी कहानी पुलिस की 41 एफआईआर में दर्ज है। बिखरे हुए कांच के शीशे, फूकी हुई चौकियां, ये सब कुछ यहाँ पर तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लोग अपने घरों के अंदर है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन जरा देखिए आरएफ के जवान जो है रैपिड एक्शन फोर्स के, वो इस वक्त देखिए यहाँ पर तुरंत आए हैं, अभी कुछ ही मिनटों पहले आए हैं। और क्योंकि यहाँ किसी तरीके की अनहोनी ना हो सके, इसके लिए यहाँ हर तैयारी की गई है। खासतौर पर किसी को भी घरों से फिलहाल बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक पुलिस एफआईआर में 9 जगहों का जिक्र है जहां नूह में 31 जुलाई को दंगे भड़के थे। अडबर चौक, साइबर क्राइम थाना, झंडा पार्क, गौशाला मोड़, दिल्ली अलवर रोड, साइबर थाना, अनाज मंडी गेट, बंधन बैंक के नजदीक, पुराना बस अड्डा और राम मंदिर वार्ड नंबर 9। अब जरा इस दूसरी एफआईआर की कॉपी देखिए। ये एफआईआर आबिद हुसैन ने दर्ज करवाई है। आबिद की तैनाती नूह में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर थी और जब दंगाइयों ने यात्रा को निशाना बनाया तब आबिद स्पॉट पर मौजूद थे। आबिद ने अपनी शिकायत में क्लियर कट लिखवाया है कि 31 जुलाई को नूह आए यात्रियों पर और सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों तथा पुलिस प्रशासन पर एक समुदाय के 700-800 व्यक्तियों ने पथराव किया, अवैध हथियारों से जानलेवा हमला किया, सरकारी गाड़ियों और प्राइवेट व्हीकल्स को निशाना बनाया। इसी एफआईआर में आबिद हुसैन ने लिखवाया कि जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को दंगाइयों ने राम मंदिर में कैद होने को मजबूर कर दिया। हरियाणा के नूह में शुरू हुई हिंसा की चिंगारी गुरुग्राम तक पहुंची और गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में कुछ दुकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बादशाहपुर इलाके की एक दुकान है, इसमें किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। बाकायदा जो गेट है, गेट पे लगे शीशे हैं, उनको तोड़ा गया है। इसी तरीके से आगे भी कुछ दुकानें हैं जिनको निशाना बनाया गया। जाहिर तौर पर जिस तरीके से नूह में नफरत की आग फैली, कहीं न कहीं ये जो है नूह से होते हुए सोहना पहुंची और सोहना से होते हुए गुरुग्राम में भी बादशाहपुर इलाके में कुछ उपद्रवियों ने दुकानों को निशाना बनाया, उन्हें टारगेट किया और उनमें तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ये वो तमाम दुकानें हैं जिनमें बाकायदा तोड़फोड़ की गई। हालांकि इसके बाद यहां पर पुलिस फोर्स को लगाया गया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य है। 31 जुलाई को हरियाणा में क्या क्या हुआ, किसने माचिस जलाई, किस किसने आग लगाई, हर डिटेल पुलिस वालों की गवाही में है। दंगे की स्क्रिप्ट का एक एक प्लॉट पूरी डिटेल के साथ लिखा गया। सिपाही रविंदर ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, इसमें साफ लिखा है कि जलाभिषेक यात्रा जब झंडा पार्क के पास पहुंची तो यात्रा पर एक ही समुदाय के लोगों की भीड़ ने लाठी, डंडा, पत्थर और अवैध हथियारों से हमला बोला। इसी एफआईआर में आगे लिखा गया कि जब गौशाला मोड़ पर रविंदर और उनके साथी जवान दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तब भीड़ ने पुलिस वालों पर लाठी डंडे से हमला किया, पुलिस की गाड़ी को आग लगाई। पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद दंगाइयों ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। इस एफआईआर में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया वो सभी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। कई ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। हरियाणा के 6 जिलों में कर्फ्यू जारी है, तनाव बरकरार है। नूह, सोहना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल हाई अलर्ट पर हैं। इंटरनेट बंद है, पुलिस की छापेमारी जारी है।
पुलिस लगातार दंगाइयों की तलाश में जुटी है। उनकी धरपकड़ का काम चल रहा है। जो पुलिस है वो अंदर जा रही है छापेमारी करने के लिए। उन लोगों की पहचान की है जो लोग इस पूरे दंगा में शामिल थे और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए देखिए यहाँ पे जो पुलिस है वो रेड करते हुए नजर आ रही है। और अंदर की तरफ देखिए आपको जो पुलिस है वो आपको नजर आएगा। पुलिस की रेड यहाँ पे चल रही है और खुद जो मौके पे अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और हाथ में जो असला है वो भी उनको नजर आएगा। और धीरे धीरे करके ये सारे लोग देखिए आपको जो पूरी फोर्स है वो अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और ये अब रेड करने के लिए पहुंचे हैं। जो लोकेशन है वो मिली थी जो दंगाई थे उनकी और उसके बाद जो पुलिस है वो रेड करने के लिए यहां पे पहुंची है। अब तक आपने जो एफआईआर के पोस्टमार्टम में देखा वो तो बस ट्रेलर भर है। अभी कई एफआईआर की कॉपी हैं जो सामने आनी बाकी हैं। लेकिन इन एफआईआर की पोस्टमार्टम में जो बात निकल कर आई वो ये कि नूह में जानबूझकर हिंसा की आग भड़काई गई। भीड़ की शक्ल में साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस को जानबूझकर टारगेट किया गया। दंगाइयों का टारगेट शोभा यात्रा थी।